हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके विद जीएस। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सबसे बड़ा देश कौन सा है विश्व का क्षेत्रफल के आधार पर। तो रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर। वहीं कनाडा जो है उसका दूसरा नंबर आता है। तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा क्षेत्रफल के आधार पर। अब यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत का 7वां नंबर आता है विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर। और भारत के पास कुल विश्व के धरातल का 2.4% भाग उपस्थित है। अब यदि हम भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के 7 बड़े देशों को याद करने की एक ट्रिक मैं आपको यहाँ समझाने जा रहा हूं। तो आप इसे देख सकते हैं और आसानी से सभी देशों को याद कर सकते हैं। देखिए हमारी ट्रिक है रुक चीस बाई। रू से रूस, क से कनाडा, ची से चीन और स से संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए, बी से ब्राजील, ए से ऑस्ट्रेलिया और आई से इंडिया। ये दुनिया के 7 बड़े कंट्रीज हैं क्षेत्रफल के मामले में। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से इन्हें आसानी से 7 बड़े देशों को याद कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ कवर हो जाता है हमारा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था यानी प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया, इस पुस्तक को किसने लिखा था। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सर एम विश्वेश्वरैया। सर एम विश्वेश्वरैया जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध इंजीनियर थे और 16 सितंबर को जो हम इंजीनियरिंग डे मनाते हैं वो इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। अब यदि मैं दादा भाई नारोजी की बात करता हूं तो दादा भाई नारोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय कब व किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में रखा गया था। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1977 में मोरारजी देसाई के कार्यकाल में प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय रख दिया गया था, जिसे कि अब पीएमओ के नाम से जाना जाता है। अब यदि हम प्रधानमंत्री कार्यालय की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थापना 1947 में हुई थी और तब से इसे प्रधानमंत्री सचिवालय के नाम से जाना जाता था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है भारत की पहली महिला शासिका थी और इसका शासनकाल 1236 से लेके 1240 तक रहा था और ये गुलाम वंश से संबंधित थी। अब यदि हम गुलाम वंश की बात करते हैं तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक रहा था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यदि हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, जिसे कि बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इसी प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। साथ ही अजमेर में 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये अपने दान पुण्य के लिए काफी प्रसिद्ध था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एग्रोनॉमी जो है फसलों के अध्ययन को कहा जाता है। अब यदि मैं बात करता हूं कि पोमोलॉजी किसे कहा जाता है तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। और वहीं ओलेरिकल्चर की बात करें तो ओलेरिकल्चर जो है वो सब्जियों से संबंधित है। इसी प्रकार से यदि हम फ्लोरिकल्चर की बात करते हैं तो फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी इसमें पूछ रहा है कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सुल्तान था। अब यदि हम फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं तो ये तुगलक वंश का तीसरा शासक था। वहीं यदि हम तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी और तुगलक वंश का शासनकाल रहा था 1320 से लेके 1414 तक। फिरोज तुगलक ने एक टैक्स लगाया था जिसका नाम था हवा के शर्व और यह एक प्रकार का सिंचाई कर था, यह सिंचाई टैक्स था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ लेता हूँ वो वही क्वेश्चन लिए जाते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कुल 12 अधिवेशन हुए थे संविधान बनाने के लिए। अब यदि हम बात करते हैं कि संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे।
अब यदि संविधान सभा के सदस्यों की बात करें तो 389 संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी, जिनमें से 15 महिलाएं थी। इसी प्रकार से यदि संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करते हैं तो उनके जो स्थायी अध्यक्ष थे उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति थे। और इसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित थी गांधीवादी अर्थव्यवस्था। और इस अर्थव्यवस्था को न्यायशीलता सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अनुसार गांधी जी ने ये कहा था कि अमीर लोगों के पास जो धन है या जो अतिरिक्त धन है उसे वो सरकार को दे दें, जिससे कि कल्याणकारी कार्य में उस धन को खर्च किया जा सके, और यही थी ट्रस्टीशिप। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चिनाब नदी जो है वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब यदि हम चिनाब नदी की बात करते हैं तो चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले से इसका उद्गम स्थल होता है, और वहीं पर ये पाकिस्तान के मिठनकोट में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल या बायोलॉजिकल डेजर्ट की उपमा दी गई है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दामोदर नदी को बायोलॉजिकल डेजर्ट की संज्ञा दी गई है। अब यदि हम बात करते हैं कि दामोदर नदी को बायोलॉजिकल डेजर्ट क्यों कहा जाता है, तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषक पाए जाते हैं, जिससे कि जलीय जीवन असंभव के बराबर है, और इसी कारण से इसे बायोलॉजिकल डेजर्ट कहा जाता है। देखिए, अब यदि हम दामोदर नदी की बात करते हैं तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल झारखंड के छोटा नागपुर पहाड़ियों से होता है, और यह नदी झारखंड और पश्चिमी बंगाल के अंदर बहती है। पश्चिम बंगाल में जाकर यह हुगली नदी में मिल जाती है, और वहां से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि प्रतिवर्ष इस नदी के अंदर बाढ़ आने के कारण बहुत से जनजीवन का नुकसान होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1954 का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया था, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2 बीघा जमीन। इस फिल्म को ये पहला फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था। अब यदि हम फिल्म फेयर पुरस्कारों की बात करें तो 1954 में इनकी शुरुआत हुई थी, और यदि हम बात करें कि किस अभिनेता को पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था, तो दिलीप कुमार को फिल्म दाग के लिए पहला फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था। और वहीं अभिनेत्रियों की बात करें तो मीना कुमारी को फिल्म बैजू बावरा के लिए पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। वहीं अगर डायरेक्टर की हम बात करते हैं तो बिमल रॉय को पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था बेस्ट डायरेक्टर का। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2005 में ये लागू हुआ था। देखिए, अब यदि हम आरटीआई एक्ट की बात करते हैं तो 15 जून 2005 को ये एक्ट लागू हुआ था, और इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी दफ्तर से 30 दिन के भीतर भीतर कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 10 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मारियो डे। देखिए, मारियो जो है एक काल्पनिक चरित्र है, और यह क्वेश्चन कई बार आरआरबी में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिया है। तो इस चरित्र का निर्माण किसने किया है, तो निटिंडा ने इस चरित्र का निर्माण किया है। हो सकता है ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाए, लेकिन आप इसे याद रखिएगा, 10 मार्च को मारियो डे मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नगर पालिका तथा पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु की आवश्यकता होती है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 21 वर्ष। 21 वर्ष न्यूनतम आयु होती है नगर पालिका या पंचायत का सदस्य बनने के लिए। अब यदि मैं अपने दूसरे ऑप्शनों की बात करता हूं तो 18 वर्ष जो है वो न्यूनतम आयु होती है मतदान करने के लिए। वहीं यदि मैं अपने थर्ड ऑप्शन की बात करता हूं 25 वर्ष, तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु की आवश्यकता होती है। यदि हम अपने फोर्थ ऑप्शन की बात करें 30 वर्ष, तो राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। अब यदि मैं आगे बात करता हूं तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु की आवश्यकता होती है, तो उस क्वेश्चन का भी आंसर है 25 वर्ष। बहुत बार ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा का सदस्य जो है वो प्रधानमंत्री बन सकता है।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पाओली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पीटी उषा को पाओली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। इन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है और ये केरल स्टेट से बिलोंग करती है। पीटी उषा जो है एक एथलीट है, और कई बार एक क्वेश्चन बनता है कि इनकी आत्मकथा या बायोग्राफी का नाम क्या है, तो गोल्डन गर्ल के नाम से इनकी आत्मकथा है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस चीज को। वहीं पर यदि मैं बात करूं हिमा दास, तो हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यह भी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित या लैंड लॉक्ड देश कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा भू आवेष्टित या लैंड लॉक्ड देश है। अब यदि हम कजाकिस्तान के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी का नाम है नूर सुल्तान, और वहीं इसकी करेंसी का नाम है तेंगे, और ये एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। आप सोच रहे होंगे कि सभी क्वेश्चंस क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सभी क्वेश्चंस यहाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो 2 या 3 बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अब यदि हम गोविंद रानाडे की बात करते हैं तो इनका जन्म नासिक में हुआ था, और ये एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राज्य का कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राज्यपाल जो है वो राज्य का कार्यकारी अधिकारी होता है। देखिए, हमारे संविधान का आर्टिकल 153 जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान करता है, और इस आर्टिकल के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और एक व्यक्ति 2 या उससे अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति की मर्जी तक रह सकता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ने वाला पहला देश कौन सा बना था। तो इंडोनेशिया जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनए को छोड़ने वाला पहला देश बना था। अब यदि मैं इंडोनेशिया की बात करता हूं तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, और वहीं यदि हम संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनए की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर है, और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 193 या 193 है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फातिमा बीवी जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। अब यदि हम बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जे कानिया जो है वो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। या तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज, इसमें पूछ रहा है कि संविधान की 4वीं अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। देखिए, किसी भी राज्य की राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी वह इस अनुसूची में प्रावधान करता है। अब यदि हम बात करते हैं कि किस राज्य में सबसे अधिक सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक राज्यसभा की सीटें हैं 31। यदि हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा की भी सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश से ही आती हैं, और वो है 80। तो 80 और 31 ये सीटें लोकसभा और राज्यसभा से आती हैं, जो कि सबसे अधिक है, और राज्य है उत्तर प्रदेश। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एडा लवलेश को दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। यह एक महिला है और ब्रिटेन की रहने वाली है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आधुनिक कंप्यूटर कीबोर्ड में सामान्यतः कितनी कुंजियां या कितनी कीज होती हैं, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर 104 कीज होती हैं आधुनिक कंप्यूटर कीबोर्ड के अंदर। देखिए, कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस होता है, और कीबोर्ड के अंदर F1 से लेके F12 तक जो कीज होती है उन्हें हम फंक्शनल कीज कहते हैं। अब पहले कीबोर्ड का जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था क्रिस्टोफर लेथम शोल्जे के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी। तो पहला कीबोर्ड बनाया गया था क्रिस्टोफर लेथम शोल्जे के द्वारा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे पहले यह किसने कहा था कि सूर्य का उदय होना और अस्त होना पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण होता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्यभट्ट ने सबसे पहले ये कहा था कि पृथ्वी के घूमने के कारण ही सूर्य उदय और अस्त होता है। यदि हम ब्रह्मगुप्त की बात करते हैं तो ब्रह्मगुप्त ने हमें 0 दिया था या 0 दिया था। भास्कर की बात करें, भास्कर जो है एक गणितज्ञ थे, फेमस गणितज्ञ थे भास्कर। अब यदि हम बरहामीर की बात करते हैं तो बरहामीर ने एक पुस्तक लिखी थी ब्रह्म संहिता,
और ब्रह्म संहिता को एनसाइक्लोपीडिया ऑफ संस्कृत कहा जाता है। अब यदि हम बात करते हैं कि संस्कृत की पहली व्याकरण किसके द्वारा लिखी गई थी, तो अष्टाध्यायी संस्कृत की पहली व्याकरण थी और इसे पाणिनि ने लिखा था। और अष्टाध्यायी के आधार पर ही पतंजलि ने महाभाष्य को लिखा था। तो आप याद रखिएगा, पहली व्याकरण थी अष्टाध्यायी जिसे पाणिनि ने लिखा था और अष्टाध्यायी के आधार पर ही महाभाष्य लिखा गया था पतंजलि के द्वारा। और बरहामणि ने लिखी थी ब्रह्म संहिता, जिसे कि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ संस्कृत कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी झील उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के फलस्वरूप बनी थी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर लोनार झील जो है वो उल्का पिंड के टकराने से बनी थी। और ये कहां पर स्थित है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। लोनार झील है जो एक खारे पानी की झील है और अकबर के समय से यहाँ पर एक नमक का कारखाना हुआ करता था जिससे कि नमक बनाया जाता था। अब यदि मैं बात करता हूँ सांभर झील की, तो सांभर झील जो है यह भी एक खारे पानी की झील है और राजस्थान के जयपुर में स्थित है। वुलर झील की बात करें तो वुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और श्रीनगर के अंदर ये स्थित है। और यदि नैनी झील की बात करता हूं तो नैनी झील जो है उत्तराखंड के नैनीताल जिले के अंदर स्थित है, जो कि एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। नैनीताल के अंदर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है, जो कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था और इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये क्वेश्चंस भी आपको पसंद आए होंगे। सभी क्वेश्चंस यहाँ मैंने बहुत ही छांट के और चूज करके लिए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक जय भारत, जय हिंद।